नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे तत्व हैं, पर उसे वैज्ञानिकों ने एक सारणी में, एक आवर्त सारणी में क्यों सजाने का प्रयास किया? देखिए, अगर हम अपने घर का ही बात करें, अलग अलग रूम में अलग अलग सामान रहता है। मान लीजिए सारा रूम का सारा यूज का सामान एक ही जगह रख दे, उसको अलग अलग नहीं बांटे, तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, उसे हम नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर जरूरत पे हम उस सामान को ढूंढने में बहुत ज्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास जो इतने सारे तत्व हैं, उसके अलग अलग गुण हैं, और अलग अलग गुणों के माध्यम से हम उनका अलग अलग यूज कर पाते हैं। तो अगर हमें अलग अलग गुण है तो उसे हमें अलग अलग टेबल सारणी में बना के रखना पड़ेगा, ताकि हम उसका प्रयोग आसानी से, उसके गुणों का अध्ययन हम आसानी से कर पाए। इसीलिए तत्वों को उसके गुणों के आधार पे जो है क्रमबद्ध तरीके से सजाने का प्रयास किया गया है, और उसी प्रयास को हम आवर्त सारणी में पढ़ेंगे कि किस प्रकार तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, यह जो चैप्टर है आवर्त सारणी, अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो क्या होगा कि हमारा रसायन शास्त्र जो है, केमिस्ट्री जो है, ये आसान लगने लगेगा। यानी कि केमिस्ट्री को अगर आसान करना है तो कहीं ना कहीं हमें आवर्त सारणी पे पकड़ बनाना पड़ेगा। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, और साथ ही हम ये देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम, जैसे कि अगर हम बिहार बोर्ड का भी अगर बात करें, डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन आता है ये हम बताएंगे। फिर बीएसएससी, फिर बीपीएससी जैसे तमाम एग्जामों में डायरेक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वो है आवर्त सारणी। इसको हम शुरुआती स्तर से लेकर के कहां से कौन कौन सा वैज्ञानिक ने इसे वर्गीकृत करने का, इसे जो है बांटने का काम किया तत्वों को अलग अलग, तो वहां से शुरुआती स्तर से हम पढ़ते पढ़ते अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम पढ़ रहे हैं वहां तक आएंगे। वहां तक का सफर, यानी पूरे अतीत से लेकर के अब तक का सफर हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सब बने रहिएगा और देखिए कि किस प्रकार यह जो है मजेदार टॉपिक है। अगर इसे नहीं समझे तो फिर कहीं न कहीं केमिस्ट्री में आपको कंसेप्चुअल चीजों की दिक्कत होगी। अगर आप इसमें समझ विकसित कर लेते हैं तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत सारे, इसका लिंक बहुत सारी जगह है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा आएगा, फायदा पहुंचेगा। आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि पहले किस प्रकार तत्वों को बांटा गया। हम जानते हैं कि अभी हमारे पास जो है 118 से भी ज्यादा तत्वों का खोज हो चुका है। तो हम उसे किस प्रकार बांटेंगे, किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला प्रयास किया गया था उसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, यानी कि धातु और अधातु में बांटने का कोशिश किया। हम धातु अधातु चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका गुण क्या होता है हम देख चुके हैं। लेकिन धातु अधातु में बांटने पे क्या हुआ कि एक अपवाद आ गया, कि कुछ ऐसा तत्व आया कि न तो वो प्रॉपर धातु है न ही प्रॉपर अधातु, यानी कि दोनों का गुण उसमें क्या है, मिला हुआ। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का जो है प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम उसको कह देते हैं उपधातु। उपधातु जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, इसमें जो है धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं। जैसे अगर बात करें कि ये उपधातु जो है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस सबको हम सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं, चिप इसका बनता है। ठीक, इसको हम जो है सिलिकॉन का यूज जो है सोलर प्लेट में भी करते हैं, सोलर प्लेट में। इस प्रकार इनका ढेर सारा यूज है। अगर हम सेमीकंडक्टर का बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो चालक है, चालक का ताप बढ़ाने पे उसका जो चालकता घट जाती है। यानी कि अगर कोई चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही अगर हम सेमीकंडक्टर का बात करें, अर्धचालक का बात करें, तो सेमीकंडक्टर में जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, उसकी चालकता भी बढ़ेगी। तो हम इस प्रकार से धातु अधातु को देखे किस प्रकार वो बांटने का कोशिश किया, पर एक अपवाद आ गया, उपधातु। अब हम दूसरे वैज्ञानिक का प्रयास देखते हैं, वो है डोब रेनर का तिर्यक। जी हाँ, डोब रेनर जो एक रसायन शास्त्री था, यह जर्मनी के थे। यह जो है 3-3 का ग्रुप, इसीलिए इसको तिर्यक कहते हैं, 3-3 के ग्रुप में बांटने का कोशिश किया तत्वों को। किस आधार पे? मान लीजिए 1 2 3 3 तत्व एबीसी, तो
ए और सी यानी कि दोनों अंतिम वाले का जो परमाणु भार का जो औसत होगा वो बीच वाले इसके परमाणु भार के बराबर होगा, यानी एवरेज ऑफ परमाणु भार किसका, ए और सी का परमाणु भार का जो औसत होगा वही जो है बी के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। इस आधार पे वह तीन तीन का ग्रुप बनाया, उसको हम त्रियक कहते हैं। तो यहां से कैसे क्वेश्चन आता है, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन डो ब्रेनर का त्रियक नहीं है, तो हम इन तीनों को याद रखेंगे हमेशा, या इनमें से पूछ देगा कौन है, चार ऑप्शन में से किसी एक को दे देगा, सेट कर देगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम का जो परमाणु वेट का जो एवरेज होगा वो सोडियम के बराबर होगा। उसी प्रकार कैल्शियम और बेरियम का जो एवरेज होगा परमाणु भार का वो स्ट्रोंशियम के बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन का जो परमाणु भार का जो औसत होगा वो कहीं न कहीं क्लोरीन और आयोडीन का जो औसत होगा वो ब्रोमीन के इक्विवेलेंट होगा। तो इस प्रकार से त्रियक तीन तीन का समूह बनाया कौन, डो ब्रेनर। यहां से भी क्वेश्चन बना है कि सिलिकॉन का यूज कहां करते हैं, तो सेमीकंडक्टर है वो, सोलर प्लेट, ये सब में यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। और वही अगर हम चालक का बात करें, धातु यानी कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत धारा का वो क्या करेगा, विरोध करेगा जाने से। तो यहां से भी क्वेश्चन बना, ठीक बन चुका है क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। अब हम देखते हैं एक अगला प्रयास, जो कि ये भी आगे जाकर के ये भी रूल फॉलो नहीं कर पा रहा था। एक अगला प्रयास न्यूलैंड्स का है, यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे। इनका जो है यह जो संगीत के जो स्वर है उसके आधार पे इसको बांटते हैं। जिस प्रकार संगीत का जो स्वर होता है सा रे गा मा, ये वाला जो लाइन है पूरा, इसमें क्या होता है आठवां अक्षर जो है रिपीट करता है, सा रे गा मा से लेकर के फिर से सा से स्टार्ट होता है, यानी आठवां लेटर रिपीट करता है। उसी प्रकार वैसे ही धातु के गुण को, अगर हम धातु का गुण अगर यहाँ बोल रहे हैं तो इसमें इंक्लूडेड मानिएगा आप लोग कि हम रासायनिक और भौतिक दोनों गुण का बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का हम बात कर रहे हैं। तो वैसे ही धातु के गुण भी क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे पहला का गुण जो है आठवां से रिपीट होगा, यानी कि मिलेगा, मैच करेगा। लेकिन यह जो है कैल्शियम यानी 20 तक ही वैलिड था, 20 कैल्शियम वहीं तक क्या था, यह वैलिड था, तो इससे भी खारिज कर दिया गया है। अब जो आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो है मेंडलीव। तो मेंडलीव जो है प्रयास किया कि तत्वों को एक सारणी में सजाने का, बैठाने का, एक आवर्त सारणी बनाने का। वह जिस आधार पे किया है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है मेंडलीव किस आधार पे प्रयास किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। कौन, मेंडलीव। मेंडलीव रूस के थे, कहां के थे, रूस के रसायन शास्त्री थे। फिर जो है इसमें भी कुछ खामियां आया, हम अब जो है इनको डिटेल से पढ़ेंगे, मेंडलीव हो या मोसले, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। उसके बाद जो हम आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं, वो मोसले के आधार पे है। और मोसले जो है किस आधार पे, किस बेस पे उसको बनाया है, वह परमाणु संख्या है। इंपॉर्टेंट लाइन है, परमाणु संख्या के आधार, मोसले परमाणु संख्या के आधार पे, और मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किया। यहां आप लोग को दो वर्ड दिख रहा होगा, एक परमाणु संख्या है, एक है परमाणु द्रव्यमान। हम पहले इन दोनों को समझ लेते हैं ताकि अगर आगे अगर ये वर्ड का यूज होगा तो हमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए वैसे तो यह हम अगला कोई टॉपिक जो आएगा उसमें तो हम पढ़ ही लेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु संख्या क्या है, पर यहाँ एक्चुअली क्योंकि आ गया है तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे एक कोई तत्व है, तो तत्व का ये केंद्र है, केंद्र से ये पूरा का पूरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन सब रहता है, ठीक ना। केंद्र से ये कक्षा का बाहरी दूरी, यहां तक जो दूरी है इसको हम कह देते हैं, ये इसका क्या है, आकार है। यानी कि अगर किसी भी तत्व का आकार को देखना है उसके केंद्र से कक्षा के बाहरी बिंदु तक को ले लीजिए, ये डिस्टेंस इसका जो है रेडियस हो जाएगा, और रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इसका क्या होगा, साइज होगा। देखिए कोई भी तत्व में जो केंद्र में जो रहता है वो रहता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, केंद्र में रहेगा, और कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहता है, रोटेट करते रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो भार जो होता है, वजन जो होता है, वेट जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, यह डिपेंड करता है पी और एन पे।
यानी कि बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किसी तत्व का जो है वेट यानी कि द्रव्यमान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार अगर हम परमाणु संख्या का बात करें, परमाणु संख्या, यह जो है प्रोटॉन को ही हम परमाणु संख्या, यानी किसी भी तत्व में कितना प्रोटॉन है उसी को हम क्या कह देते हैं, परमाणु संख्या कह देते हैं। और जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन आ गया था परसों, मेरा एक एग्जाम था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि जो है परमाणु भार है, ठीक ना, और परमाणु भार दे करके उस तत्व का जो है न्यूट्रॉन भी दिया था और हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ लिया गया था। आसान है, हम इसको जो है परमाणु संरचना वाले चैप्टर में हम इसको आपको बताएंगे। तो फिलहाल जो है परमाणु भार क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को, यानी कि जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट को ही परमाणु भार कहते हैं, और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जितना प्रोटॉन रहता है किसी भी तत्व में उतना ही क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे प्लस। किस पे कोई चार्ज नहीं रहता तो वो हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश रहता है। अगर पूछे इन तीनों में सबसे भारी कौन होगा, सबसे भारी ये होगा जिसको हम गोला में बिखेरे, और उसके बाद ये, और सबसे ज्यादा हल्का होता है ये बहुत ही ज्यादा, इसलिए इतना हल्का होता है कि हम इसके भार को कैलकुलेट करते वक्त इसका भार को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक ना, इन दोनों के कंपेयर में जो है इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा, यानी 2000 1800 कुछ होता है, तो लगभग अप्रोक्स 2000 टाइम्स जो है इसका वेट जो है इनके कंपेयर में कम होता है, इसीलिए हम इसका जो है उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं परमाणु द्रव्यमान में। अब जो हम मेंडलीव का देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यह मेंडलीव और मोसले का आवर्त सारणी। तो मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का गुण का अध्ययन किया। मेंडलीव जो है 7 आवर्त और 8 समूह में बांटा उस सारणी को। आवर्त और समूह क्या होता है, जो इस प्रकार का जो लाइन है इसको हम आवर्त कहेंगे, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, इस प्रकार 7 आवर्त और 8 समूहों में बांटा, 8 समूहों में बांटा। तो इस प्रकार का जो क्षैतिज लाइन है यह आवर्त कहलाएगा, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो जो है हमारा ग्रुप कहलाएगा, समूह कहलाएगा। ठीक, मेंडलीव के समय खास बात यह थी कि अभी तक 63 ही तत्व का ज्ञान था, यानी कि खोज हो चुका था। यह जो है समान गुण वाले, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का अध्ययन किया और समान गुण वाले तत्व को एक समान समूह में, यानी समान समूह में, समान ग्रुप में रखने का कोशिश किया। नए तत्व की खोज की संभावनाएं भी यह व्यक्त की, जैसे ही नया तत्व खोज होगा उसके लिए रिक्त स्थान ग्रुप में, यानी कि उस सारणी में, उस आवर्त सारणी में यह रिक्त स्थान पहले से ही छोड़ दिया कि अगर कोई नया तत्व का खोज होगा तो उस गुण के आधार पर उसे वहां पे रखा जाएगा। और हम इसका बात करें तो हाइड्रोजन का कुछ उसका दोष देख लेते हैं। वो हाइड्रोजन का जो स्थान फिक्स नहीं किया था, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ रहेगा इस पे, यह इसका जो कोई फिक्स ये नहीं किया था, हाइड्रोजन को फिक्स नहीं किया था। वही अगर बात करें कि ज्यादा द्रव्यमान वाले को कहीं कहीं ज्यादा, जैसे आयोडीन और टेल्यूरियम का बात करें तो आयोडीन जो है, आयोडीन से पहले जो है टेल्यूरियम को रख दिया था, जो कि परमाणु द्रव्यमान इसका ज्यादा है। यह जो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले को ही पहले रख दिया था। तो ये सब इसका क्या होता है, दोष में आता है मेंडलीव का। जैसे कि हम देखते हैं कि एफ ब्लॉक, जैसे हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार मोस्टली एस पी डी एफ 4 ब्लॉक में बांटा है। तो एफ ब्लॉक यानी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्व का कोई स्थान नहीं था मेंडलीव के आवर्त सारणी में। उसी प्रकार जो है कहीं कहीं यह भी देखा गया उसके आवर्त सारणी में जो अलग अलग गुण वाले तत्व हैं उसको एक ही साथ रख दिया गया। देखिए आवर्त सारणी हमें क्या करना है कि जो डिफरेंट गुण वाले हैं उसको अलग अलग रखना, लेकिन कहीं कहीं यह जो एक ही साथ रख दिया है, जैसे 4 धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम, ये 4 धातु अति क्रियाशील धातु है, उसको निम्न क्रियाशील धातु के साथ ग्रुप में रख दिया है, मृदा धातु कहते हैं इसको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के साथ रख दिया है। तो हम याद कर लेंगे इससे 4 धातु कौन है और मृदा धातु कौन है। ठीक, यहां से जो क्वेश्चन बनता है, यह क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव का क्या क्या दोष है, या मेंडलीव के समय कितने आवर्त कितने समूह में बांटा गया था, मेंडलीव किस आधार पे यह बांटा। ठीक ना, तो यहां से ये सब मेंडलीव जो है किस चीज की संभावनाएं बताई थी कि हाँ नए तत्व का खोज होगा, उसके लिए क्या रिक्त स्थान छोड़ा था, हाँ छोड़ा था। तो इस प्रकार जो है मेंडलीव के बारे में हम देख लिए। अब हम देखते हैं जो कि मेंडलीव का दोष को भी कहीं न कहीं
अब जो है एक नया अध्ययन की जरूरत था, तो वो अध्ययन जो है मोस्ले साहब करते हैं, और मोस्ले साहब एक अंग्रेज थे। तो यह जो है परमाणु संख्या के आधार पर इसको डिवाइड किया, यानी कि इसको वर्गीकृत किया, यानी कि तत्वों का जो गुण का जो अध्ययन किया है यह परमाणु संख्या के आधार पर किया। यह जो है 7 आवर्त, आवर्त को पीरियड कहते हैं, और 18 ग्रुप में बांटा है, ठीक ना। वही क्षैतिज रेखा जो है इसको कहेंगे आवर्त, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। यह 4 ब्लॉक में बांटने का काम किया है, एस एस पी और डी एफ 4 ब्लॉक में बांटा है। वही अगर बात करें तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, 1 और 2 है। फिर वही बात करें डी में, तो डी में 3 से लेकर के 12 तक, यानी कि डी और एफ में 10 ग्रुप है टोटल। और डी वाले तत्व, डी वाले समूह को, डी वाले ब्लॉक में जो भी तत्व है उसको हम, यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसको संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक वाले को। और डी के अंदर ही एफ होता है, डी के ही अंदर एफ होता है, इसलिए एफ को हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है पहला ग्रुप में किसको रखा गया, तो क्षार धातु को। हम यहाँ जो देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंशियम। वही अगर मृदा धातु वो 2 नंबर के ग्रुप में रखा है, ठीक है ना, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक ना, बाप राजी, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ये, स्ट्रोंशियम, और क्या है नीचे बेरियम है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इस प्रकार से हमें याद रखेंगे कि हाँ 2 नंबर वाले ग्रुप में कौन कौन सा मृदा धातु में। वहीं अगर बात करें पी जो है, पी ब्लॉक जो है, यह जो है 13 से लेकर के 18 तक है, टोटल 6 ग्रुप है पी ब्लॉक में। तो हमको याद रखना पड़ेगा 13 से लेकर के 18 तक जो है यह पी ब्लॉक में आता है। और पी ब्लॉक में बात करें 13वां नंबर को हम बोरोन फैमिली कहते हैं, 14वां कार्बन फैमिली है, 15वां जो है नाइट्रोजन फैमिली है, और 16वां ऑक्सीजन फैमिली मतलब इसके फैमिली में ये है, नाइट्रोजन फैमिली में ये सब है, कार्बन की फैमिली में ये सब है। और बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम यह 13 वाले ग्रुप में है। कौन सी गाना सुनाऊं, तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक ना, सुनाऊं यानी टीन है, एसेंटीन। न्यूज़पेपर आज सब बिका, ठीक ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उससे टिपो, किससे टिपो, उससे टिपो, ठीक ना। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, टिलियम, पोलोनियम। तो ये सब आप निमोनिक्स बना सकते हैं ताकि ध्यान रहे। जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बेरियम, ठीक ना, बोरॉन, सॉरी बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। फिर एक और है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17वां नंबर ग्रुप, 17वां नंबर ग्रुप को हम हेलोजन कहते हैं। हेलोजन कहाँ पे रहता है, 17वां पे रहता है। वही अगर 18वां का बात करें, 18वां अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या है कि इसका जो वैलेंस सेल होता है वह भरा रहता है, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है भरा रहता है, यानी कि इसे अन्य तत्व के साथ क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसका अष्टक पूरा रहता है, इसलिए हम इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। अगर इनर्ट गैस का बात करिए 18वां नंबर ग्रुप में रहता है। इसको जो खोजा था रेमजे नाम का वैज्ञानिक जो है इनर्ट गैस का खोज किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है। वो अगर कुछ हम इनर्ट गैस का बात करें तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा हम हाँ, तो हम बात कर रहे थे जैसे हीलियम है, हीलियम को हम गुब्बारा में भी भरते हैं। गुब्बारा वही जो आप बैलून फूकना जो मेला में खरीदते हैं, ठीक। वही अगर बात करें आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे ज्यादा आर्गन मिलता है। और आर्गन का यूज हम विद्युत बल्ब में भी करते हैं, विद्युत बल्ब में भी आर्गन का यूज होता है। रेडॉन का अगर बात करें तो यह रेडॉन को छोड़ करके बाकी सभी अक्रिय गैस मिलते हैं वायुमंडल में। सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं, आर्गन मिलते हैं। तो रेडॉन नहीं मिलता है वायुमंडल में, याद रखिएगा। और रेडॉन का यूज जो है रेडियोथेरेपी में होता है, कैंसर के इलाज में। कहाँ पे, कैंसर के इलाज में रेडियन का यूज होता है। वही अगर बात करें कि जेनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। ये सारा का सारा क्वेश्चन बन चुका है। तो अब हम क्या देख लिए कि अभी तक हम जो है किस प्रकार शुरुआती स्तर पे
जो है धातु अधातु में बांटा गया था। फिर डोबनेरर आए, वह 3-3 का ग्रुप बनाया। फिर अष्टक यानी कि 8-8 का जो पेयर था, 8वां नंबर जो रिपीट करता था वो न्यूलैंड्स का था। फिर हम मेंडलीव का देखे और अभी तक हम मोस्ले का भी देखिए। यह 4 ब्लॉक में बांटा, इसके समय 7 आवर्त और 18 समूह था। ठीक है ना, किसमें क्या क्या है हम सारा कुछ देख लिए। अब जो है मेन कोर जो है इस चैप्टर का समझने वाला, यहाँ तक तो ठीक है, समझने वाला तो है, लेकिन अब जो है जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है हम जरा उसको देखते हैं। तो 5 से 7 मिनट में ये हमारा जो है मेन टॉपिक जो इसका बचा है वो हो जाएगा। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं तुम नजरे चुरा तो न लोगे। तो अब हम थोड़ा सा एक हम रफ ओवरव्यू लेते हैं आवर्त सारणी का। ये हमारा एक आवर्त सारणी बना है। एक आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त, 7 आवर्त। ठीक, 7 आवर्तों में बटा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्तों में आवर्त सारणी बटा है। और ग्रुप का बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है और यहाँ जो है 6 है। इधर डी और एफ है। इसमें इसमें जो है 2 जो है किसके पास था, एस ब्लॉक के पास था। और यहाँ 6 कहाँ पे है, पी। और इसी में इनर्ट गैस वाला आता है सब, 18वां नंबर है ये है। और जो है ये सब जो है इधर इधर कहीं 17 होगा, कहीं 16 होगा, कहीं 15 होगा, कहीं 14 होगा, कहीं 13 होगा। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप होगा। ठीक ना। और ये यहाँ 3 से लेकर के 12 तक होगा इसमें, और 1 2 ये सब होगा। ठीक, इस प्रकार हमारा जो है एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल का एक डायग्राम है, रफ डायग्राम है। अगर हम बात करें तो पहला नंबर में क्षार धातु है, हाईली रिएक्टिव होता है, काफी ज्यादा अभिक्रियाशील होता है क्षार धातु। और सबसे अंतिम में यानी कि क्षार धातु से स्टार्ट होते होते बताइए कहां जाएगा, बीच में आता है संक्रमण, संक्रमण क्षेत्र आता है। ठीक ना, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं इस वाले एरिया को। फिर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक खत्म कहां होता है, यह इनर्ट गैस पे, इनर्ट गैस पे यह अंतिम होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसी में जो है हम कुछ कुछ चीजों को देखने वाले हैं। एक है परमाणु आकार, अच्छा खासा ये सब क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आयनन ऊर्जा, तीसरा है विद्युत धनात्मक एवं ऋणात्मक, ऋणात्मकता। ठीक, और एक और देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का जो क्षमता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी भी कहते हैं, या कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन प्रीति भी बोल दिया जाता है। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को यह चाहता है, इलेक्ट्रॉन को अपने और मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रीति भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का क्षमता, या इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी भी कहते हैं। तो हम जो है इसमें हम देखेंगे कि किधर मूवमेंट करने पे साइज बढ़ेगा या साइज घटेगा। साइज बढ़ेगा यानी कि जो है उसका रेडियस बढ़ेगा, किसी भी तत्व का रेडियस। रेडियस कब बढ़ेगा, जब उसके कक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई तत्व है इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है, और कोई तत्व है इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है, तो किसका साइज बड़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है उसका साइज बड़ा है। फिर हम एक है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब है कि हम किसी भी तत्व से अगर एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तत्व का हम गैसीय रूप से निकालते हैं। तत्व को पहले हम गैसीय स्टेट में, हम जानते हैं कि पदार्थ का 3 4 5 अवस्था है, ठोस द्रव गैस। ठीक ना, तो गैसीय अवस्थाओं से, तत्व के गैसीय अवस्थाओं से अगर हम एनर्जी दे करके, देखिए इलेक्ट्रॉन तो वैसे कोई देगा नहीं, एनर्जी देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जितना एनर्जी देना पड़ता है उसके एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं।
एक है विद्युत धनात्मक, एक है विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि कोई भी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यह जो है सोडियम आयन बन गया और ये धनात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया यानी कि माइनस वाला चार्ज गया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस वाला चार्ज आ जाएगा। तो हम देखिए कौन सा तत्व जो है विद्युत रूप से धनात्मक है यानी कि प्लस वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। वही जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो रिसेप्टर या एक्सेप्टर बोलिए, वह विद्युत ऋणात्मकता यानी उस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में किधर मूव करने पे विद्युत धनात्मक बढ़ता है या घटता है, या विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है या घटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पे लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं और इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का क्षमता, यानी कि हम किसी भी तत्व में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक ना, उससे एनर्जी आएगी, एनर्जी निकलेगी बाहर एनर्जी। देखिए कोई भी तत्व जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, हम बाय फोर्स एनर्जी लगा करके, ठीक ना, तो उससे क्या क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी उसमें रिलीज होगा, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त कहते हैं। चलिए इस वर्ड को हटाइए, तो इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्षमता। यहाँ इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हम समझते हैं जैसे जैसे हम आवर्त में, ये आवर्त है, ये क्या है, ये वाले लाइन आवर्त है और ये वाला लाइन क्या है, समूह है, समूह, ग्रुप, ठीक। जैसे जैसे हम आवर्त में नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है पहला, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, ये जो है 11 है, ये परमाणु संख्या बढ़ रहा, तो परमाणु संख्या बढ़ रहा तो इसका साइज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे आवर्त में, तो आकार आवर्त में नीचे जाने पे, आवर्त में नीचे जाने पे आकार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, आकार बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग कि आवर्त में जैसे जैसे नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार, कहीं भी देख लीजिए नीचे आने पे परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा से बड़ा होगा। छोटा से पहले ये था, तो नीचे जाएंगे तो कहीं न कहीं बड़ा होगा, नीचे जाने पे बड़ा होगा। वही अगर हम बात करें कि समूह में अगर हम इधर से एस वाले तरफ से चलते चलते पी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ क्या होता है कि परमाणु संख्या तो बढ़ता है, लेकिन उसके कंपेयर में जो है प्रोटॉन का संख्या, यानी कि प्रोटॉन काफी ज्यादा हावी हो जाता है, तो अंततः जो है इसका साइज जो है बढ़ने के जगह घट जाता है। तो डायरेक्ट हम याद रखेंगे समूह में जो है इधर से लेफ्ट से राइट जाने पे साइज जो है घट जाता है, साइज जो है घटे, पहले मान लीजिए साइज ये था, इधर जाते जाते साइज जो वहां जाते जाते छोटा हो जाएगा साइज, ठीक। तो हम साइज देख लिए, यानी कि परमाणु आकार देख लिए। फिर हम देखते हैं आयनन ऊर्जा। जो आयनन ऊर्जा का मतलब है कि हम उससे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यह केंद्र से बंधा रहता है, यह प्लस वाले चार्ज से माइनस जो है इलेक्ट्रॉन जो है बंधा रहता है। मान लीजिए एक ये एलिमेंट है और एक हमारे पास ये एलिमेंट है, ठीक ना, ठीक ना, दो का साइज हम बताएं। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक में, यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर में है, क्योंकि इसका साइज बड़ा दूर में है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा यह क्या होगा, वीक होगा, इसका क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा। तो बताइए हमें कहां से इलेक्ट्रॉन छीनना आसान रहेगा, ये तो मजबूती के साथ यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कहां से हमें आसान रहेगा, तो हम जो है कहीं ना कहीं जिसका साइज बड़ा है उसमें हम कम ऊर्जा देंगे, कम ऊर्जा देंगे तो आसानी से हमें मिल जाएगा। लेकिन जिसका साइज छोटा है इसमें हमें आयनन ऊर्जा काफी ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। बताइए आयनन ऊर्जा किसमें ज्यादा पड़ेगा, जिसका साइज छोट है। तो लिथियम और अगर पोटेशियम का बात करें तो लिथियम में ज्यादा आयनन ऊर्जा, यानी कि ज्यादा दम लगा करके, ज्यादा फोर्स लगा करके, ज्यादा एनर्जी लगा करके हम इससे इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते। तो वही अगर कंपेयर करें सोडियम पोटेशियम से, तो पोटेशियम चूंकि साइज इसका बड़ा होगा तो इसमें लिथियम की तुलना में कंपेयर में कम एनर्जी का आवश्यकता पड़ेगा। तो हम आवर्त में जिस प्रकार हम नीचे की ओर आएंगे तो मेरा आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, यानी कि हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि नीचे आने पे साइज बढ़ता है। वही अगर बात करें कि ग्रुप में जाने पे, क्योंकि ग्रुप में जाने पे इस साइड से लेफ्ट से राइट जाने पे साइज जो कि डिक्रीज हो रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है, तो साइज छोटा हो रहा है तो हम उसे आसानी से नहीं छीन पाएंगे। तो आसानी से नहीं छीन पाएंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आयनन ऊर्जा क्या होगा उस कंडीशन में, इधर जाने पे आयनन ऊर्जा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम आयनन ऊर्जा को भी समझे। एक है विद्युत धनात्मक और एक है विद्युत ऋणात्मकता। देखिए जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन का
जो है डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, उसको हम धन आयन कहते हैं। यह जो है धातु करता है, जो जितना अच्छा धातु रहेगा, ठीक है ना, जो विद्युत धनात्मक हो रहा है वो क्या है, मेटल है, और यह जो विद्युत ऋणात्मक हो रहा है वो क्या है, नॉन मेटल है। अगर हम बात करें कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, देखिए जिसका साइज बड़ा रहेगा, फिर देखिए जो छोटा है वो इलेक्ट्रॉन देने में कोताही बरतेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, लेकिन जो बड़ा साइज का है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा दूर है, ये पहरेदार है, ये जो है ना, ये बीच में पहरेदार है, पहरेदार से दूर है तो ये भाग जाएगा ना, बस ये समझिए भाग जाता है, जो साइज बड़ा है। तो जो भी बड़ा आकार का क्या है आपको तत्व है, वो जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का टेंडेंसी उसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्यागेगा तो विद्युत धनात्मक वो ज्यादा होगा, ठीक ना। और विद्युत धनात्मक वाला गुण जिसके पास ज्यादा, वह मेटल, वह उसको जो है ना कहेंगे उसमें मेटल का क्वालिटी, उस मेटल में अच्छा क्वालिटी है, ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, वो उसको गुड मेटल कहा गया है। वही जो इलेक्ट्रॉन जिसमें कमी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता होता है वो हेलोजन फैमिली का होता है, 17वां ग्रुप का होता है, ठीक ना। और उसमें से भी ज्यादा याद रखिएगा फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन जो है काफी ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को मतलब अपने पास रख सकता है, यानी विद्युत ऋणात्मकता किसके पास है ज्यादा, ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा। एक है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी में ऐड करेंगे, जबरदस्ती ऐड करेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन प्रीति भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चाहत है उसके पास, ठीक ना। तो देखिए जिसका साइज जो है छोटा रहेगा, हम जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो निश्चित सी बात है कि वह जो है बहुत ही ज्यादा एनर्जी देगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होगा। हम बात करें तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में, जो कि काफी ज्यादा समझने वाला टर्म है ये सब चीज, तो इसको हम देख लिए हैं। अब जो है इसमें कहां से किस प्रकार का क्वेश्चन बना है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यू का, किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यू लाएंगे और उसको हम देखेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, और जो है हम जो है नेक्स्ट कोई टॉपिक पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ही अंतर्गत, और केमिस्ट्री का जैसे ही और भी 7-8 टॉपिक मेरा हो जाएगा, फिर हम देन उसके बाद देखेंगे तो कोई साइंस का ही कोई अदर जो है टॉपिक, यानी कि अदर स्ट्रीम का टॉपिक उठाएंगे, या तो मे बी फिजिक्स का ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद, थैंक यू।